जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है? मुझे अक्सर कई बार ये कमेंट आता है, VFM बताओ, वैल्यू फॉर मनी बताओ, फालतू की बातें मत बताओ, काम की बात बताओ, कौन सी है सबसे ज्यादा फायदेमंद। तो दोस्तों, फायदेमंद ना एक बहुत गहरा शब्द हो जाता है और बहुत बड़ा शब्द भी हो जाता है। इन शॉर्ट, वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, कई सारी आप लोगों की फेवरेट भी है। तो आज हम पता करेंगे कि कौन सी है वैल्यू फॉर मनी, कौन सी है फायदेमंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एग्जिस्टिंग वाले हो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक जरूर करा करो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट ड्रॉप करा करो, हेलो हाय कर दिया करो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है, पहले इस टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस टर्म की क्लैरिटी आपके माइंड में पहले से नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर किसी शख्स के लिए वैल्यू फॉर मनी कार हो सकती है जो उसकी चॉइस की सेफ्टी ले आए, वैल्यू फॉर मनी हो सकती है उसके चॉइस के इंटीरियर ले आए, वैल्यू फॉर मनी हो सकती है उसके चॉइस का एक्सटीरियर ले आए, कार के लुक्स ले आए, या फिर वैल्यू ऑफ मनी हो सकती है कि कार की माइलेज ले आए। पर यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि इन सारे फैक्टर्स में ना मनी इंक्लूडेड है। इतनी सारी कार्स क्यों है यहाँ पर, इतनी सारे बार हम वीडियोस क्यों देखते हैं खरीदने से पहले? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ही वैल्यू फॉर मनी कार चाहते हैं। देखो, कार जो जिस कॉम्पैक्ट रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जो हो जाती है आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली, इसकी रेंज 15 लाख के आसपास तक चली जाती है। तो मेरी समझदारी ये कहती है कि या तो इसको अपर मिडिल क्लास लोग लेना चाहेंगे या फिर मिडिल क्लास लोग लेना चाहेंगे। और अगर कोई हाई क्लास बंदा ले भी रहा है टॉप नॉच वाला, तो हो सकता है वो अपनी सेकंड कार ले रहा हो, किसी के लिए, अपने भाई बहन या किसी और के लिए ले रहा हो, उसकी प्राइमरी कार कोई और हो। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को रेट करना है कि आप अपने आप को हाई क्लास में कंसिडर कर रहे हो, अपर मिडिल क्लास में कर रहे हो या मिडिल क्लास में कर रहे हो। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, जो हाई क्लास वाला बंदा है जो एक सेकंड कार ले रहा है, तो वो एक बार को सोनेट खरीद ले, उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। इवन दो सोनेट के पार्ट्स काफी महंगे पड़ रहे हो बाद में, या फिर सर्विस कॉस्ट उसको महंगी पड़ रही हो, माइलेज कम आती है टर्बो इंजन में, या फिर जो नॉर्मल 1.2 है उसके अंदर इंटीरियर्स इतने प्यारे हैं कि माइलेज भी कम आ रही है, तो कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है। भाई कंपेयर थोड़ी कर लोगे आप उस कार का जो कंफर्ट लेवल है बैठने का, जो एक फीलिंग आती है लग्जरीनेस की, वो बाकी ब्रांड्स तो नहीं कंपेयर कर सकते आप। पर उस आदमी को हो सकता है उसी चीज की आदत हो, तो वहां पर उस शख्स के लिए कुछ गलत नहीं है, वो उसकी वैल्यू फॉर मनी कार हो गई। इवन दो उस कार का रीसेल भी इतना अच्छा नहीं आने वाला, बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि उसका जो टैग है उसने पहले चूज करा है कि भाई मैं हाई प्रोफाइल हूं तो मैं मैनेज कर सकता हूं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आज मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो भाई मैं बिल्कुल ले सकता हूं, फिर मैं चाहे फॉक्सवैगन खरीद लूं, चाहे स्कोडा खरीद लूं, चाहे ऑडी खरीद लूं। सो यहाँ पर दूसरी चीज की अगर हम बात करें, अगर आपने अपने आप को टैग करा है मिडिल क्लास पर्सन में, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कार खरीदना टफ हो जाएगा, आई मीन कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा, चूज करना टफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सारी कार्स आती है सेगमेंट में, फिर XUV 300 आ जाती है, टाटा की नेक्सॉन भी आ जाती है, महिंद्रा की ब्रेजा आ जाती है और वेन्यू भी आ जाती है। तो अगर मैं इन डेप्थ बात करूं कि भाई मिडिल क्लास बंदे के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कार क्या निकल कर आती है, तो यहाँ पर अब डिपेंड करेगा आपके प्राइम फैक्टर्स क्या है, आपको कहाँ वैल्यू फॉर मनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो देखो आज की डेट में लोगों को माइलेज में ही वैल्यू फॉर मनी चाहिए। पर यहाँ पर हमारी कुछ विचारधाराएं और धारणाएं ऐसी बन चुकी हैं कि भाई अगर कार सेफ ही नहीं है तो पैसे बचाकर क्या करेंगे, कार अगर 5 स्टार ही नहीं है, ठुक गई, मर गए, तो क्या ही करेंगे पैसे बचाकर। हालांकि ये विचारधारा सब्जेक्टिव है, किसी को ऐसा सोचना अच्छा लगता है, किसी को ऐसा अच्छा सोचना नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं 4 स्टार कार की बात करूं तो वो भी कोई इतनी वीक नहीं होती है बिल्ड क्वालिटी में, तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। फिर भी चलो फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर मिडिल क्लास बंदे के लिए कौन सी वैल्यू फॉर मनी निकल कर आएगी। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपके लिए सेफ्टी वाइज सिर्फ 5 स्टार ही वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं। वहां पर XUV 300 हो गई और दूसरा आपकी टाटा की नेक्सॉन हो जाती है। सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर, ज्यादा यहाँ बातें नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप माइलेज वाले बंदे हो कि भाई मुझे माइलेज ज्यादा मैटर करती है, वहां पर भी 2 चीजें हैं कि आप सिटी में ज्यादा हो या हाईवे पे ज्यादा हो। दोनों में से जिस भी जगह ज्यादा हो तो मारुति का वहां पे काफी अच्छा रोल प्ले हो जाता है। वहां पर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बड़ा इंजन होने के बाद भी जो आपको पावर मिल रही है और जो माइलेज मिल रही है वो अनबीटेबल हो जाती है। फीलिंग आपको टर्बो जैसी आ रही है क्योंकि बड़ा इंजन हो जाता है, 4 सिलेंडर हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और साथ में ही एक फैक्टर और ऐड हो जाता है कि भाई इसके डायमेंशन जो कार के हैं काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बूट स्पेस भी अच्छा हो जाता है। और मैं CNG की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल ही यहाँ पर, हालांकि फिलहाल तो इस सेगमेंट में CNG सिर्फ मारुति के पास ही है। तो अगर आप CNG वाली को वैल्यू फॉर मनी मानते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पर जब टाटा की नेक्सॉन आ जाएगी तो वहां पर भी कंपटीशन बढ़ जाएगा कि वैल्यू फॉर मनी कौन सी हो जाती है, क्योंकि टाटा आपको ट्विन सिलेंडर देता है, वहां पे बूट स्पेस बढ़ जाता है। अब दोस्तों, ब्रेजा के बाद माइलेज वाइज में वैल्यू फॉर मनी कार्स की बात करूं
तो वहां पर मैं 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को काउंट करूंगा, जिसमें आपकी आ जाएगी वेन्यू 1.2 और सोनेट 1.2। उसका रीजन ये है कि 1.5 ब्रेजा के बाद 4 सिलेंडर साइलेंट इंजन है, बहुत ही स्मूथ, बहुत प्यारा इंजन है और आपको माइलेज भी अच्छी दे देते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार सेफ्टी में आपने बोला कि नेक्सॉन ले लो और यहाँ पर XUV 300 ले लो, तो 4 स्टार वाली कार का क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट से समझना है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे को 4 स्टार भी इतनी वीक नहीं लगती। 4 स्टार एक काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में कंसिडर करता हूँ, 5 के 1 पॉइंट नीचे। अब कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि भाई 3 तो 5 से 2 पॉइंट नीचे है या 4 से 1 पॉइंट नीचे, पर वो सेंटर में आ जाता है, वो बीच की चीज आ जाती है। इट्स लाइक 100 में से 50 आए तो वो 3 स्टार मान लो, 100 में से 75 आए तो वो 4 स्टार मान लो। सो 75 वाले की भी देश में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है कि भाई 75% नंबर लड़का ले आया है, पर 50% वाले की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो अगर जनरल सेंस में बात करें मजाक से अलावा, तो यहाँ पर वेन्यू और ब्रेजा आपकी चॉइस बन सकती है, क्योंकि दोनों ही कार ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार सर्टिफाइड है। हालांकि वेन्यू ऑस्ट्रेलियन एनकैप से सर्टिफाइड है और उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सो यहाँ पर अब आप सेफ्टी में थोड़ा सा मन मारोगे, लाइक अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो माइलेज वगैरह के फैक्टर की तरफ जाने के लिए, तो वहां पर आपकी चॉइस ब्रेजा और वेन्यू साथ में ऐड कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कार के फीचर्स की, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा की। तो यहाँ पर Hyundai और Kia Sonet को मैं आगे जाने दूंगा, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगी, वो वैल्यू फॉर मनी बन जाएंगी, क्योंकि इनके इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो DCT, AMT या IMT जो भी यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं आपको, सबसे ज्यादा अच्छे वो इनके साथ काम करते हैं। अगर मैं Hyundai के इंजन की बात करूँ, Kia के इंजन की बात करूँ, तो इनमें काफी ज्यादा मुझे आई विल से 90% तक या 95% तक मुझे DCT IMT का लॉजिक बिल्कुल करेक्ट समझ में आता है। उसके बाद मैं मारुति को कंसिडर कर लूंगा और एक बार को महिंद्रा को कंसिडर कर लूंगा। लास्ट में मैं इस ऑप्शन में टाटा को रखूंगा। टाटा को अगर ऊपर रखना है, फिर आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ अगर आप चॉइस लेते हो, कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन की तरफ जाते हो, तो वहां पर फिर वो कामयाब होगा। 1.2 का 3 सिलेंडर वाला जो टाटा का इंजन है, उसमें मुझको थोड़ा सा कम कारगर लगता है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो बेकार है, बट इफ वी टॉक अबाउट वैल्यू फॉर मनी, सो मेरी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर वेन्यू और सोनेट हो जाएगी, अगर मुझे अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन की तरफ जाना है मैनुअल के अलावा। दोस्तों तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी क्या है। वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर ये भी हो जाता है कि अगर आपने कार खरीदी, उसके बाद जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है, ओवरऑल जो एक कार का खर्चा निकल कर आता है, तो वो कहाँ पर किसका ज्यादा लॉजिकल है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम और अफोर्डेबल आपको यहाँ पर मारुति मिलने वाली है। सेकंड नंबर पे मैं एक बार को कंसिडर कर लूंगा कि आपकी महिंद्रा XUV 300 और साथ ही में वेन्यू भी कंसिडर आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किया की बात करूं और टाटा की बात करूं, तो आप लोगों ने ऑलरेडी रिव्यूज पढ़े हुए हैं। टाटा में काफी इश्यूज पहले से ही आ जाते हैं, कई बार फिट एंड फिनिश के, या फिर सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। किया का जो पार्ट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा महंगा है, और आफ्टर वारंटी के बाद जो उनका सर्विस सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा प्राइसेस में आता है। और अगर आप थर्ड पार्टी मैकेनिक से भी काम कराओगे, तो सबसे महंगी आपको किया का काम करवाना या किया के पार्ट, किया की सर्विस ही पड़ने वाली है। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर पैसों की बचत के हिसाब से देखा जाए, तो वैल्यू फॉर मनी बन जाती है मारुति ब्रेजा, उसके बाद XUV और आपकी वेन्यू, फिर मैं रखूंगा सर्विस वाइज टाटा को, अंत में मैं रखना चाहूंगा यहाँ पर सोनेट को। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि सोनेट को अगर आपकी प्रोफाइल हाई है, अगर आप वैल्यू फॉर मनी किसी और चीज को मानते हो कि भाई लुक्स प्रायोरिटी है और अंदर की फील प्रायोरिटी है, जो लग्जरी फील आता है वो प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से फिर सोनेट नंबर 1 पे चला जाएगा। सो आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फैक्टर की जो एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी के नाम पर स्टैंड करता है, जो उसकी नींव बन जाता है कि भाई वैल्यू फॉर मनी होता क्या है। वो आ जाती है कार की रीसेल। क्योंकि शुरू में तो ऐसा होता है, हम सब कार खरीद ही लेते हैं, और कई मुझे कमेंट्स आते भी हैं कि भाई बेचने की बात क्यों करते हो आप, कभी कभी बेचनी ही है तो खरीदनी क्यों है। देखो, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एडवाइस देता हूँ। मैंने 3 कार ऑलमोस्ट चला के बेची हैं, तो मुझे पता है कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आता है जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं और आपको गाड़ी चेंज करने की नीड पड़ती ही है, चाहे वो 4 साल बाद हो रहा हो, 5 साल बाद हो रहा हो या 10 साल बाद हो रहा हो। और उस टाइम पर आप हमेशा ये चाहोगे कि आपकी कार को आपके बेस्ट से बेस्ट पैसे मिल जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि रीसेल के मामले में सबसे टॉप प्रायोरिटी जो आपकी बनेगी वो ब्रेजा हो जाएगी, क्योंकि ब्रेजा की रीसेल काफी ज्यादा है। मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कई लोगों ने तो 40% के मार्जिन में भी इस कार को बेचा है 5 साल चलाकर, कि भाई आराम से बढ़िया बढ़िया रेट पे ये कार बिक जाती है। आप रेट डालो, लोग तैयार खड़े हैं,
क्योंकि मारुति के ग्राहक काफी सारे हैं जो पुरानी कार देखते रहते हैं। अगर मैं रीसेल फैक्टर के हिसाब से कारों को रैंक करूं तो मुझे लगता है जो वैल्यू फॉर मनी रीसेल फैक्टर बनता है, जो आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा, वो हो जाती है पैसे रिटर्न के हिसाब से मारुति की ब्रेजा नंबर 1 पे। सेकंड पे नेक्सॉन की डिमांड काफी ज्यादा होगी आने वाले टाइम में। जो नया वाला वेरिएंट है उसके आपको रीसेल काफी अच्छे मिल सकते हैं, और उसका लॉजिक वहीं बैठेगा अगर आप उसको 5 साल से पहले बेचो। 5 साल के बाद वाली भी अगर आपको ज्यादा रीसेल चाहिए तो वहां पर वेन्यू और XUV 300 की रीसेल आपको ज्यादा मिलेगी। सबसे कम आपको सोनेट की रीसेल मिलने वाली है, चाहे आप 5 साल से पहले बेच लीजिए, चाहे 5 साल के बाद बेच लीजिए। उसके रीजंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसमें काफी फैक्टर प्ले होते हैं, बिल्ड क्वालिटी से लेकर आपका जो ओवरऑल मेंटेनेंस, जो रनिंग कॉस्ट होता है। सो डिपेंड करता है कि आपका बायर जो है अगर अच्छी क्लास का है तो आपको मुंह मांगे पैसे भी दे सकता है, जो कि थोड़े से कम चांसेस होते हैं। अंत में बात करते हैं ओवरऑल जो कार का डायमेंशन, बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, जो कार की आउटर चीजें होती हैं, वहां पर कौन सी कार टॉप पे जाती है। तो यहाँ पर देखो, इन कारों की एक खासियत है कि इन सबके डायमेंशंस आपको पता है नियरली सेम ही है। ब्रेजा की हाइट सबसे ज्यादा है, ब्रेजा देखने में थोड़ी सी बड़ी लगती है। तो अगर आपको सबसे ऊंची कार चाहिए तो उसके हिसाब से ब्रेजा आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। अगर आपको सबसे चौड़ी कार चाहिए स्पेस वाइज तो XUV 300 बन जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ सोनेट, नेक्सॉन और वेन्यू की, ऑलमोस्ट सेम ही साइज आपको इन कार्स का मिल जाता है। हालांकि ये जो ब्रेजा वाला डिफरेंस मैं बता रहा हूँ बहुत ही माइनर है, क्योंकि बाकी जगह ब्रेजा हारेगी भी। फॉर एग्जाम्पल, बूट स्पेस सबसे ज्यादा ब्रेजा का नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा ब्रेजा की नहीं है, वहां पर नेक्सॉन का नाम आप ऐड कर सकते हो। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे सोनेट की हो जाती है। तो यहाँ पर अब आपको ये चेक करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपको बड़ी कार चाहिए, आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, या फिर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली जाके ब्रेजा ही खरीद लो, या ब्लाइंडली जाके सोनेट ही खरीद लो, या नेक्सॉन खरीद लो। आप जाइए, आप चेक कीजिए ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितनी लगती है, आपके एरिया के हिसाब से ठीक है, ज्यादा उबड़ खाबड़ एरिया है, कैसा है, बूट स्पेस चेक कर लो। एक आध लगेज ले जाओ अपनी गाड़ी में डाल के या कैब करके कि भाई मेरे को तो रख के देखना है। कोई कुछ नहीं कहने वाला, शोरूम वाला, लड़ जाओ कि भाई खरीदने से पहले मैं तो अपना लगेज रखूंगा, मेरी मर्जी है, कोई आपको रोक थोड़ी देगा। चेक कर लो, जिसको जितना आपकी मन की संतुष्टि ना हो तब तक फैसला मत लो। अब अंत में बात कर लेते हैं कि असली वैल्यू फॉर मनी क्या है। तो देखो, काफी जगह आपने नोटिस करा होगा कि ब्रेजा ऊपर चली गई, कुछ जगह नेक्सॉन ऊपर चली गई, कुछ जगह XUV 300 ऊपर चली गई, कुछ जगह सोनेट और वेन्यू भी ऊपर चली गई। तो आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं कि भाई मेरे लिए प्राइम फैक्टर क्या है, कि मेरे को सबसे ज्यादा डायमेंशन ऊपर चाहिए, माइलेज चाहिए, फिर मैं ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी मैनेज कर लूंगा, सेफ्टी भी 4 स्टार आ गई तो भी मैनेज कर लूंगा, या फिर भाई मेरे को, मैं अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं सोनेट ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही से चलाता हूँ, मैं संभाल लूंगा, बिल्ड के मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंगली फैसला ले लो। तो वैल्यू फॉर मनी कार अंत में क्या होती है, जो आपके करंट प्रोफाइल जो होता है कि आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो, आपका जो फाइनेंसेस आपको कितना अलाउ करते हैं कार के खर्चे को बेयर करने के लिए, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी कार आपको समझ में आ रही हो, आप जरूर वीडियो के एंड में कमेंट भी कर देना कि भाई मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कार मुझे ये लगती है। और बिल्कुल देखते हैं कि किसको, कौन से भाई को कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी लगती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।